हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब एंड व्हाट्सअप। वेलकम टू विस्नूपिंग क्लासेस। आज का टॉपिक है कि क्या तीसरी लहर पर बच्चों का पे बहुत बुरा असर होगा। चलिए जानते हैं। तो जैसे हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में एक पंच लाइन थी कि ना कि विंटर इज कमिंग, वैसे ही कोरोना में भी एक पंच लाइन चल रही है कि थर्ड वेव इज कमिंग और वो इट इज ऑलमोस्ट ऑन आवर डोर स्टेप्स, क्योंकि हम तो सुधरने वाले हैं नहीं। सो एम्स ने ये पहले ही हमसे बोल रखा था कि इट इज इनएविटेबल, अपरिहार्य है, आना मैंडेटरी है ही है, आएगी। दूसरी बात, अभी हाल ही में हमको ऑलरेडी इसके कुछ केसेस मिल भी चुके हैं, जिसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस महाराष्ट्र में मिले हैं। 2 से 3 वीक में ही आ सकती है महाराष्ट्र में। लास्ट 10 दिनों में 6000 केसेस आ चुके हैं। अब तक टोटल 3 करोड़ से भी ऊपर के केसेस इंडिया में मिल चुके हैं। ये ऑफिशियल डेटा आज का है। अब जो वायरस आ रहा है वो नया वायरस है, थर्ड वेव का मतलब अब जो वायरस ने म्यूटेशन कर लिया है और ये वायरस एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, बहुत ही ध्यान देने योग्य है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, ये म्यूटेट करके आया है और इस बार इसने म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन्स में की है। तो आपने कई बार कोरोना की फोटोज देखी होंगी, इस तरह से उस पे स्पाइक्स निकले हुए हैं, वो प्रोटीन्स होते हैं। अब वो स्पाइक्स जो हैं उन्हीं के थ्रू ही कोरोना अंदर घुसता है। इसने इस बार फिर से इनका रूप बदल लिया। अब जब ये रूप बदल के आ गया तो इसकी वजह से ये और तेजी से आपके सेल्स के अंदर घुस जाएगा। अब आप कितना भी जिमी शेरगिल बन लो कि हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, पड़ सकता है। इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड, इवन देन यू कैन बी इन्फेक्टेड विद दिस न्यू वायरस, दिस न्यू वेरिएंट। तो हो कैसे सकता है? क्योंकि इसने म्यूटेशन किया। म्यूटेशन जनरली होता क्या है? म्यूटेशन सिर्फ एक अल्टरेशन हुआ है आपके जेनेटिक सीक्वेंस में। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे डीएनए में 4 शुगर्स होती हैं, एडेनाइन, साइटोसाइन, थाइमीन, ग्वानिन। अब ये ओरिजिनल सीक्वेंस था, लेकिन कॉपी करते टाइम क्या हुआ, लास्ट में ये वाला रिप्लेस हो गया किसी और से। अब बस इसी को म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन हजारों बार होती रहती है, कई बार बहुत छोटे छोटे रूप में होती है, इतना हमको पता भी नहीं चलता। हमारे शरीर में भी होती हैं जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं, पर कई बार म्यूटेशन बहुत बड़े रूप ले लेते हैं। ये वायरस वही करके आया है। इस प्रोसेस को एंटीजेनिक शिफ्ट भी बोलते हैं। तो जब जब ये रूप बदल के आता है तब हमको हमारी बॉडी को और या हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज को पता नहीं लग पाता है कि इससे लड़ना कैसे है। तो एंटीजेनिक शिफ्ट के बारे में हम डिटेल में और कभी बात करेंगे। तो ये वायरस कर चुका है ये काम, डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या आपने वैक्सीन अगर लगाई है तो क्या ये असर करेगा आप पे कि नहीं? तो आप ये लाइन पढ़ के देखो, म्यूटेशन में रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये हो सकता है जो एंटीबॉडीज आपकी बनी भी होंगी ना वैक्सीन लगवाने के बाद भी, उसके भी इफेक्ट को कम कर सकता है। और जिसके फर्स्ट खाली एक सिंगल डोज लगी है तो उस पे तो और ज्यादा अभी उसको बचने की जरूरत है। चलिए आते हैं चिल्ड्रन के टॉपिक पे। इंडिया में आप देख सकते हो 18 साल से कम बच्चों की जो पॉपुलेशन है वो 41.1% है। तो 140 में 41.1% चिल्ड्रन हैं। तो एम्स ने एक बहुत बड़ी एनालिसिस करी, जिसको मेटा एनालिसिस बोला। 15 डिफरेंट स्टडीज की मेटा एनालिसिस करी, जिसमें ये पाया उन्होंने कि 79% बच्चों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। उनको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल
डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए हैं, उनके अंदर चिड़चिड़ापन, उनके अंदर घबराहट, उनके अंदर बेवजह का गुस्सा, इस तरीके की चीजें इस पेंडेमिक में हुई हैं। तो वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, थर्ड वेव आए या ना आए, दीज चिल्ड्रन आर ऑलरेडी सफरिंग बिकॉज ऑफ मेनी साइकोलॉजिकल डिजीजेस, डिसऑर्डर्स। सबसे बड़ी बात है, ये तो एडल्ट्स में भी हुआ है और बच्चों में खासतौर पे 22% बच्चों पे कोरोना का बहुत गंदा डर बैठ गया उनके दिमाग में, और उसके पीछे का रीजन है मीडिया एंड पेरेंट्स एंड हमारी सोसाइटी। 41.7% में डिप्रेशन की कंप्लेंट्स आई हैं, छोटे बच्चों में डिप्रेशन होने लगा है। क्यों? क्योंकि पूरे टाइम उनको स्क्रीन पे बिठा दिया जाता है क्लासेस के नाम पे, और उन्हें बाहर खेलने नहीं दिया जाता, दोस्त यार नहीं बचे, दोस्तों से बात नहीं हो पाती, मिलना मिलाना नहीं हो पाता, कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं हो पाई है, तो वो डिप्रेस फील करते हैं। तो आज के टाइम पर थर्ड वेव का क्या इफेक्ट होगा बच्चों पर, इसको लेके दो ओपिनियन चल रहे हैं। एक ओपिनियन ये है जिसमें एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि ज्यादातर जो अब तक के केसेस हुए हैं, अब तक की जो दोनों वेव्स आई हैं, उसमें 90% चिल्ड्रन जो थे एसिम्प्टोमेटिक थे और बहुत ही माइल्ड केसेस थे। तो उनमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं हुई, बहुत एडमिट नहीं हुए, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज नहीं हुई। इवन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी यही बोलता है, आईएपी, उनका भी यही कहना है कि ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि बच्चों में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ने वाले हैं। अब उनका ये भी कहना है कि अब तक नहीं हुआ है तो हो सकता है आगे भी ना हो। अब जो दूसरा ओपिनियन है उसके बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि उसके लिए कोई कंक्लूसिव स्टडी नहीं आई है, कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं आई है कि ये कहा जा सके कि हाँ बच्चों पे बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है थर्ड वेव में। पर जो बच्चे कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, मतलब किसी और भी सीरियस बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। उनके लिए प्रॉपर बेड्स और इंटेंसिव केयर यूनिट्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन और ये सब चीजों की सलाह दी जाती है। फिर आते हैं, अगर डॉक्टर गुलेरिया ये कह रहे हैं कि भाई उनको कम असर करेगा, तो उसके पीछे का रीजन जानते हैं, साइंटिफिक रीजंस। तो एक रीजन तो ये है कि हमारे सबके शरीर में के सरफेस पे जो सेल्स होते हैं, उनके सरफेस पे एक रिसेप्टर पाया जाता है जिसका नाम है एस रिसेप्टर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स जो हैं, इनमें जिंक भी प्रेजेंट होता है और ये सेल्स के सरफेस पे कुछ इस शेप के होते हैं, देखो आप वाई शेप के, इस तरीके से सेल्स के सरफेस पे होते हैं। ये लंग्स में, किडनी में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में यहाँ पाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा जहां जहां ये एस रिसेप्टर पाए जाते हैं, ज्यादातर वो ही ऑर्गन्स इफेक्ट कर रहा है कोरोना। तो इसलिए ACE2 रिसेप्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट स्टडी में ये भी पाया गया कि इनर लाइनिंग ऑफ द नोज में भी ये पाया जाता है। अब एक बात जानते हैं कि कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा है। कोरोना मीन्स होता है क्राउन। ये सन का भी आपने देखा होगा, सन की मेन बॉडी, उसके बाद उसके चारों ओर एक अजीब सी रोशनी और उछलती सी रहती है, उसको भी कोरोना बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे कोरोना में भी ये देखिए आप, इसके एक रिंग सी डेवलप हो जाती है। तो ये रिंग की वजह से ही इनके रिंग्स पे ये स्पाइक प्रोटीन्स बने हुए हैं। ये जो है स्पाइक प्रोटीन्स है, इन्हीं में म्यूटेशन हुआ है जो भी मैं बता रहा था। तो ये म्यूटेशन
ये जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं ये जाके लॉक एंड की मेथड, ताले और चाबी की तरीके से इसमें जाके चिपक जाती हैं। अब इसमें चिपक गई, इसके बाद धीरे से ये वाली वॉल खुलेगी और ये जो जेनेटिक मटेरियल है अंदर का, ये अंदर जाके इसमें ट्रांसफर कर देगी। अब ट्रांसफर हो जाएगा इसके अंदर, ये फाइनली सेल के अंदर पहुंचेगा। अंदर जाके न्यूक्लियस से बोलेगा क्या कर रहे हो, राइबोसोम से बोलेगा कि चलो मेरी कॉपी बनाना शुरू करो। अब ये मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देता है। तो ACE2 रिसेप्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और बच्चों में ACE2 रिसेप्टर कम पाया जाता है। इस वजह से कुछ साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ACE2 रिसेप्टर्स बच्चों में कम होते हैं, इस वजह से उनके अंदर कोरोना के चांसेस कम होंगे। फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, बच्चों की इम्यूनिटी जो होती है वो ट्रेनिंग में चल रही होती है, तो उनको जो भी नया वायरस मिलेगा या नया बैक्टीरिया मिलेगा तो वो बहुत जल्दी सीख लेती है और अपनी बॉडी को बहुत जल्दी रेडी कर लेती है उस फॉरेन एंटीजन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। चिल्ड्रन में हीलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, रीजेनरेटिव पावर बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण वो अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेते हैं। अब कंपैरेटिवली उनके लंग्स अच्छे होते हैं, उनके अंदर कोमॉर्बिडिटी के केसेस कम होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कोई ना कोई बीमारी हम लोगों को लगती चली जाती है, पर बच्चों में इस तरीके की समस्याएं कम होती हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, एज्मा है, डायबिटीज है। इस तरीके की समस्याएं बच्चों में कम पाई जाती हैं, तो उनको थोड़ा सा रिस्क कंपैरेटिवली कम है। उनके लंग्स भी एडल्ट से हेल्दी होते हैं भाई हमारी तरह, और उल्टे सीधे काम नहीं करते वो। अब सेकंड ओपिनियन के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट ओपिनियन में हमने देखा कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के जो हैं उन्होंने बोला, फिर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने बोला, ऐसे ही डॉक्टर फ़हीम यूनुस करके हैं एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, उन्होंने भी ये बोला कि कोई ठोस साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जिससे कि ये बोला जाए कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने वाला है। बट जो दूसरा ओपिनियन है वो ये कहता है, एक बहुत फेमस वायरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर वी रवि, उनका कहना है कि सिंपल अरिथमेटिक और लॉजिक से मैथ्स लगाओ और कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा और पता कर लो कि वायरस जनरली क्या करता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है जिनकी इम्यूनिटी कम है। तो हमने ये पाया है कि पिछली 2 वेव्स में एक बार बूढ़े लोगों को ले गई, इस बार जवान लोगों को ले गई, तो ये लोग जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं इनकी इम्यूनिटी इस समय थोड़ी बढ़ गई है क्योंकि एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं उनके शरीर में। तो अब जो तीसरा ग्रुप बचा है वो ही सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, और तीसरा ग्रुप है चिल्ड्रन का। तो डॉक्टर वी रवि कहते हैं जो अब अगला होस्ट होगा, अगला जो टारगेट होगा वल्नरेबल ग्रुप, वो चिल्ड्रन का होगा। हालांकि इसमें भी आज ही एक रिपोर्ट आई है, इंडियन एक्सप्रेस में थी, कि पुणे के एक स्लम में एक सीरो सर्वे हुआ जिसमें कि ये पाया गया 70% चिल्ड्रन के अंदर कोविड-19 के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मिली हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है कि हो सकता है इतना ज्यादा घबराने की जरूरत ना हो। डॉक्टर देवी शेट्टी, कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक न्यू टास्क फोर्स बनाई है कोविड के अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो उनका भी ये कहना है कि हो सकता है कि चिल्ड्रन को इफेक्ट कर जाए कोविड-19। क्यों? क्योंकि एक नए होस्ट हैं कोविड के लिए, क्योंकि बाकी के जो ग्रुप्स थे वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया। और दूसरी बात, एडल्ट्स के लिए वैक्सीन्स बन चुकी हैं, पर बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, और अभी भी 5-6-7 महीने लग सकते हैं बच्चों के लिए वैक्सीन्स बनने के लिए। एक बहुत अच्छी लाइन उन्होंने बोली कि बेड से पेशेंट नहीं ठीक होते हैं, सिर्फ बेड हो, सिर्फ डॉक्टर्स हो तो उससे पेशेंट नहीं ठीक होते हैं। अब बच्चे हैं, बच्चे हर समय मास्क नहीं लगा सकते, और बच्चों को मैनेज करने के लिए हर समय पेरेंट भी नहीं होगा और हर समय एक एक्स्ट्रा स्टाफ भी नहीं होगा। इतना स्टाफ है क्या हमारे पास? कैसे मैनेज होगा? और बच्चों की दवाइयां अलग आती हैं, बच्चों के इंस्ट्रूमेंट्स अलग आते हैं, तो उन सब की तैयारी पे हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि इस डिबेट पे।
तो ये बहुत अच्छी बात थी। फिर आगे बढ़ते हैं कि अगर आप एक पेरेंट है तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप बहुत घबरा रहे होंगे कि क्या होगा थर्ड वेव में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई आप खुद को वैक्सीनेटेड करें, खुद के वैक्सीन लगाएं, क्योंकि बच्चा बाहर नहीं जा रहा है, आप जा रहे हैं। आप अगर जा रहे हैं तो आप उनके कैरियर बन सकते हैं। पहली बात आप खुद वैक्सीनेट हों, बच्चों की डाइट के ऊपर ध्यान दें, उनको योगा और सबसे बड़ी बात है मेडिटेशन, क्योंकि अभी आपने देखा 41% इजाफा हो चुका है डिप्रेशन के केसेस में बच्चों में। तो बच्चे डिप्रेस हैं आजकल, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं, तो मेडिटेशन सिखाइए उन्हें, फिजिकल एक्सरसाइजेस कराइए, और सबसे बड़ी बात उनको कोरोना से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दीजिए ताकि वो उनके मन में कोई घबराहट ना हो, कोई डर ना बैठ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज अगर अच्छा लगे आपको, प्लीज इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जय हिंद।